बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ जिसे कहते हैं धरती का एक बहादुर सबूत, एवियन साजिद साहब, जो कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी आवाज़ जो है वो इतनी खूबसूरत है, उसमें एक ऐसी खनक है, और ये उस खूबसूरत आवाज़ में शायरी जब करते हैं तो क्या ही बात है। हम सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि सर, आपको एयरफोर्स जो है ज्वाइन कब की आपने और आपकी रिटायरमेंट कब हुई? शुक्रिया ज़ुलेखा, आप पहले आपका कि आपने गुफ्तगू के लिए आप मेरे पास आए। एयरफोर्स मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ बचपन का शौक था। शौक कैसे हुआ? 1965 की जंग पाकिस्तान भारत की, और उसमें अखबारों में कारनामे पढ़े, जहाँ पे अजीज़ भट्टी का सुना, वहाँ पे सरफराज रफ़ीकी का, MM आलम का। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बिल्कुल मुतासर किया वो था MM आलम के 5 जहाज़ गिराने का वाक़या। तो वो बस नक्श हो गया, और वहाँ से फिर एक जहन में बैठ गया कि फाइटर पायलट बनना है। अच्छा, फाइटर पायलट बनना है। तो फिर आपके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि नहीं हमने नहीं भेजना, हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये क्या हुआ, आप उधर जाके आपको कोई नुकसान हो जाएगा, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हुआ यूं कि मेरे जहन में बैठ गया था कि फाइटर पायलट बनना है, MM आलम बनना है। तो मैं हर वक्त खेलें भी कुछ ऐसी खेलता था, किसी एक कज़न को इंडियन पायलट बना देना, खुद वो पाकिस्तानी पायलट बन जाना, फिर उसको देखता था कि जिसको मैं थोड़ा गिरा लूं, जिसके ऊपर कर लूं। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे घर में मेरे खालू, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो एयरफोर्स में होते थे, और वो घर आए हुए थे। तो अब्बा ने कहा, पंजाबी में जो हम घर में बोलते थे, यार ये मुंडा हर वक्त पायलट पायलट कहता रहता, की करिए, किथे भेजिए। आई वॉज इन 6th क्लास और 7th क्लास। तो फिर उन्होंने बताया कि सरगोधा में एक एयरफोर्स का कॉलेज है, आप इसको वहां पे भेजिए। तो वहां से फिर वहां जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या एज थी आपकी, कब आपको भेजा? आई वॉज उस वक्त मैं 7th में था, और फिर जब 8th में हुआ तो यही 13 साल, 13.5 साल। तो फिर मैं वहाँ से मेरी और मैं कहता हूँ कि बड़ी कमाल की बात है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था, और तकरीबन 10,000 बच्चा अप्लाई करता था उस कॉलेज में जाने के लिए। आज भी तकरीबन यही रेशो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन 80 बच्चों में था जिनकी उस वक्त सिलेक्शन हुई उस 8वीं जमात में जाने के लिए। और यूं मैं 13.5 बरस की उम्र में साहिवाल अपने होम टाउन से निकल के सरगोधा पहुंचा, और वो सिलसिला अगले 40 बरस तक एयरफोर्स के साथ मेरा लगा रहा। कोई ऐसा वाकया जो है जब के पेश आया हो और आपने अपने जहन में वो बिठा लिया हो कि वाकया तो मैं जिंदगी भर जो है ना वो भूल नहीं पाऊंगा? देखो, एयरफोर्स की ज़िंदगी में, इवन आर्मी या किसी उस जो ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे ख़तरनाक सिचुएशंस आती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती हैं। हम कहते हैं कि टैंक तो ज़मीन पे है, रुक जाएगा, कार ज़मीन पे है, ख़राब होगी, रुक जाएगी, कश्ती एंकर हो जाएगी, जहाज़ को कुछ हुआ तो वो नीचे आएगा। तो इट्स रियली वेरी डिमांडिंग किस्म का एक करियर है। तो फ्लाइंग में वो कमर्शियल पायलट हो या ख़ास तौर पे एयरफोर्स के फाइटर पायलट हो, तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो ऐसे वाक़यात पेश आए, और एक दफ़ा मैं आई रिमेंबर, ये 7 सितंबर को, अगर आप याद हो, यौम फ़िज़ाइया मनाया जाता था। 6 सितंबर को यौम दिफा होता था, यौम फ़िज़ाइया होता था 7 को। तो मैं उस वक्त, मैंने एरोबैटिक्स करने थे, और वो एक बेस के ऊपर करके शावर था, वहाँ से मैंने उसके बाद एक दूसरी जगह जाना था। तो नीचे बहुत बड़ा क्राउड था, 30-40 हज़ार का क्राउड था, और मैं एरोबैटिक्स कर रहा था। और उसके आखिर में अगर आपने देखा हो कभी कि वो जहाज ऐसे वर्टिकली पुल करता है, ऊपर को जाता है। तो जब लास्ट था, नीचे क्राउड को इम्प्रेस भी करना होता है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं फाइनल रन के लिए जब आऊं तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, आई थिंक 1200 किलोमीटर की स्पीड थी, उसको अचीव करके मैं वर्टिकल पुल करूंगा। तो आवाम को आपने एक थ्रिलिंग किस्म की चीज दिखानी होती है। तो मैंने जब पुल किया तो मुझे अपने कॉकपिट में, अब कॉकपिट इतना ही होता है जितना मैं ये बैठा हुआ हूं, तो मुझे यहां से लेफ्ट साइड पे आग के शोले बुलंद होते नजर आए इनसाइड द कॉकपिट।
اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بالکل میں ایئرپورٹ کے ایئر فیلڈ کے اوپر تھا. دیکھیے فائر ہو جائے تو آپ کے پاس اگر تو ٹائم پہ فائر بجھ جائے جہاز کی, ادروائز آپ کو نکلنا پڑتا ہے پیراشوٹ کے ذریعے. بٹ الحمدللہ کہ ایک تو دیکھیں انیشلی تو پہلے ایک اسکیئر خوف ہوتا ہے, پھر آپ کی جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ کام آتی ہے. تو ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ انسٹنکٹیولی میں نے جو لیے ایکشنز اس میں, بلکہ میں پل کر کے تو میں دوسری طرف جانے کے لیے ٹرن کر رہا تھا, وہیں سے میں نے ریورس کیا, کال دی تو ہمارا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا وہاں پہ خاموشی ہوگی. میں نے کہا فائر ان دا کاکپٹ, تو ایک خاموشی چھا گئی وہاں پہ, کیونکہ وہ نیچے والے بھی پریشان ہو گئے. سیریس ایمرجنسی تھی کہ فائر ان دا کاکپٹ ہونا. بٹ الحمدللہ بیکاز اللہ واز ویری کائنڈ, اور میں اس کے ایئرپورٹ کے ایئر فیلڈ کے اوپر تھا, میں نے بالکل پاور کو کٹ کیا, کیونکہ آپ نے لینڈنگ گیئر جو پہیے نکالنے ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ 1200 نہیں ہے. اگر میں اتنی اسپیڈ پہ پہیے نکالتا وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ان کو کوئی 500 550 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ لانا ہوتا ہے. بٹ فارچونیٹلی آل دیٹ ہیپن. میں آیا اور جہاز کو میں نے لینڈ کرنا تھا. میرے او سی بیٹھے ہوئے تھے ایئر ٹریفک کنٹرول میں, انہوں نے فوراً ایکشن لے دیے اور ریسکیو والی گاڑیاں آ گئیں. تو جب میں بالکل ٹچ ڈاؤن کرنے والا تھا تو پھر ATC سے آواز آتی ہے, say again. میں کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, آئی لینڈڈ. میں نے فوراً سوئچ آف کر دیا جیسے ہی میں رن وے کے اوپر آیا. اور بٹ آئی کین نیور فارگیٹ دیٹ. بہت خوفناک ہوگا, یادگار بھی ہے, تھرلنگ بھی ہے, لیکن اللہ کا احسان ہے. اچھا, آرمی اور ایئر فورس ہیں تو دونوں ایک ہی جیسے, اس میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, پر کون سا زیادہ مشکل ہے آرمی اور ایئر فورس میں سے؟ دیکھیے اگر آپ تینوں فورسز کی بات کریں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈ اور اپنی اپنی وہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. جیسے آرمی والوں نے, اگر ان کے انفینٹری والوں کی بات کی جائے, انہوں نے اپنی گنز لے کے اپنے کندھوں پہ اپنا بیگیج لے کے جانا, پیدل کیچڑ میں سے مورچوں میں گزارنا. ہم تو تھوڑے سے ہواؤں میں اڑے گئے, اپنا کام کیا, واپس آ گئے. اب سب میرین والوں کو دیکھ لیجئے, سب میرین والوں نے سمندر کی تہہ میں جب بیٹھے ہوں, یو ڈونٹ نو کہ آپ واپس اوپر آ سکتے کہ نہیں. جہاز میں آپ نے ٹیک آف کیا, اینی تھنگ گوز رانگ, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نیچے لینڈ کر سکیں گے. تو ہر ایک کی اپنی ڈیفیکلٹیز ہیں. بٹ آئی تھنک جو ایئر فورس میں فائٹر فلائنگ ہے وہ تمام مشکلات کے بعد, آپ نے دیکھو ٹاپ گن موویز وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ دیکھیں, ہر کوئی وہ اس میں ٹام کروز کو دیکھتا ہے اور کہ وہ کتنی تھرلنگ ہے. تو جہاں پہ خطرات ہیں آئی تھنک وہاں پہ ایک تھرل بھی ہے. یو فیل پاورفل وین یو آر اپ ان دا اسکائی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو شاعری کی طرف کیسے رغبت ہوئی؟ دیکھو زلیخا, بات پرواز کی ہے, F-16 کی ہو یا تخیل کی. شاعری کا جہاں تک ہے کہ دیکھو بچپن سے ہمارے گھر میں اخبار آتا تھا, میگزینز آتے تھے, امی خواتین کے میگزین پڑھتی تھیں, ابا کے میگزینز میں ادبی رسالے آتے تھے. ان زمانے میں نقوش ایک بڑا نام تھا ہمارے بچپن میں, فنون تھا, نقوش تھا, فلمی رسالے بھی آتے تھے. تو ان کو پڑھتے ہوئے پھر کلاس میں ہمارے ہر ہفتے, ایون سرگودا کالج سے پہلے میں ساہیوال میں کمپریہنسو ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, ایک بزم ادب ہوتی تھی. تو ہمارے بہت محترم اکرم صاحب ہماری اردو پڑھاتے تھے ہمیں, وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے قافیہ کیا ہے, ردیف کیا ہے, بحر کیا ہے. تو ایک سلسلہ, جب میں PF کالج پہنچا تو وہاں پہ آل پاکستان مشاعرے ہوتے تھے. تو ایک ماں باپ نے انکریج کیا, کچھ لکھا تو ابا نے کہا اس کو اخبار میں بھیجو, چھپے بچوں کے اخبار میں. تو وہاں سے کرتے کرتے جب PF کالج میں پہنچا تو اس میں بہت کمال کے ہمارے اساتذہ تھے. انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ شوق کو مہمیز دی, انہوں نے بڑھایا ہمارے شوق کو, اور وہاں پہ پھر اپرچونٹی ملی. آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ مجھے ایک BSc کے طالب علم کے طور پہ مجھے آل پاکستان مشاعرے میں استاد احسان دانش صاحب کی زیر صدارت اپنی نظم پڑھنے کا موقع ملا. وہ نظم کیا تھی, ہمیں بھی سنائیں. اس نظم کے وہ چونکہ تھوڑی ایک مزاحیہ ٹائپ کی نظم تھی, وہ تو شاید میں بغیر شاید اپنی کتاب نکالے بغیر نہ سنا سکوں, لیکن کچھ اور سنا دیں گے. جی سنائیں. تو چلے میں آپ کو پھر ایک غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں. ابن آدم کا تماشا ہے کدھر کو جاؤں, ابن آدم ہی تماشائی جدھر کو جاؤں. در میں خانہ کھلا ہے در توبہ بھی کھلا,
कश्मकश ये है कि पहले मैं किधर को जाऊं और यूं तेरे कुर्ब की हिद्दत से जला राख हुआ, यूं तेरे कुर्ब की हिद्दत से जला राख हुआ, और कुछ देर ठहर जाओ बिखर तो जाऊं। इतना दर्द क्यों है? दर्द कहाँ है भाई? उसके आरज पे गिरी सुबह की पहली वो किरण, देखिए इसमें कोई दर्द नहीं है। उसके आरज पे गिरी सुबह की पहली वो किरण, कहती है बादे सबा से निखर तो जाऊं। ये एक अलहदा से ही जो है ना मिक्सचर है एयरफोर्स पायलट का और एक शायर का। आपका ये शायर जो अंदर का शायर है ये हर वक्त निकलता रहता है, ये सिर्फ कुछ स्पॉट्स पे निकलता है, कुछ एक महफिल होती है उस पे ही आता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एयरफोर्स में थे तो जिंदगी बड़ी मसरूफ थी। आप डे फ्लाइंग कर रहे हैं, नाइट फ्लाइंग कर रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइजेज के लिए दूसरे स्टेशन पे, अगर मेरी पोस्टिंग पेशावर में, हम किसी और जगह जा रहे हैं, महीना महीना वहां पे लगा रहे हैं। बीच में कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि कोई दाएं बाएं से हमले का खतरा होता था, वो उसमें एक और वो आपकी लाइफ चेंज हो जाती थी। तो उसमें वाकई इसका जो है मौका कम मिलता था। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपकी फ्लाइंग से हटके आपकी जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा होती जाती हैं। तो उसमें फिर ये दोबारा मैं कह सकता हूं कि तजदीद जो इसकी हुई लिखने लिखाने की, ये 1990 के आसपास हुई उस वक्त। फिर लेकिन जब से एयरफोर्स से रिलीज हुई तो फिर वो प्रवाज रुक गई, तो ये प्रवाज चल पड़ी, तो इसलिए फिर वो चलता रहा। इसके अलावा कोई आपकी नज्म जो है जो आपने खुद लिखी हो? नज़में बहुत हैं। आप को मैं पंजाबी का एक कथा सुना देता हूँ। आई होप किसी के जज्बात को नहीं करेगा, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है। कब्रां उत्ते फुल खिड़ाओ या छिड़को खुशबो, कब्रां उत्ते फुल खिड़ाओ या छिड़को खुशबो, मल मल अर्क गुलाबां तोवो फिर भी कुछ ना हो, अमलां दी रोशनाई नहीं ते अंदर घुप हनेर, लख मजारा दीवे बालो विच ना जावे लो। तो ये पंजाबी का कथा हो गया। ये बहुत खूबसूरत है और वाकई ये सच है कि जितनी मर्जी आप फूल भी खेल लो, उसके ऊपर दरख्त लगा लो, लेकिन जो अंदर हो रहा होता है उनके साथ ये सिर्फ उन्हें ही पता है। वो आपके अमलों की रोशनी अगर है तो अंदर रोशनी है, बाहर के दिए जलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल के याद दरीचों में एक रोशन रोशन चेहरा है, जो इसमें दुख नहीं है। मेरे दिल के याद दरीचों में एक रोशन रोशन चेहरा है, जो चलते चलते रस्ते में यूं ही जाने कहां से आन मिला, जैसे झिलमिल झिलमिल तारा हो, जैसे उजला उजला फूल खिला। ना दिल में बसी कोई ख्वाहिश थी, ना कोई गहरी बातें थीं, ना धड़कन की बेरब्ती थी, ना चोर नजर की घातें थीं। हाँ सब कुछ अच्छा लगता था, हाँ सब कुछ अच्छा लगता था, ये कहने में कोई आर नहीं। एक सुंदर सा एहसास था बस, कोई चाहत का इजहार नहीं। फिर पल में मंजर यूं बदला, जैसे साथ पुराना छूट गया, जैसे फूल हवा से बिखर गया, जैसे तारा कोई टूट गया। पर बीती हुई उन घड़ियों से, लम्हों से कशीदा खुशबू का एक नाजुक सा एहसास रहा, जिसे जाना था वो चला गया, पर जाकर मेरे पास रहा। आपकी लव मैरिज हुई भी है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। फिर भी आप इस तरह की शायरी कर लेते हैं। मैंने कहा ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए। बस जब भी कोई ऐसी नज्म लिखी जाती है तो कुछ ऐसे ही सवालात आते हैं, कुछ ऐसे ही जवाबात घर देने पड़ते हैं। लेकिन ये तख्लीक है आपकी। देखो, जो आई एम श्योर किसी भी फनून लतीफ़ा से ताल्लुक हो, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, आप कोई अफसाना लिख रहे हो, आप कोई शायरी कर रहे हो, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं से। एक अच्छे चेहरे से इंस्पिरेशन मिल सकती है, एक अच्छी सोच से मिल सकती है, एक अच्छी शायरी से किसी शायर को। जैसे दाग दहलवी ने बहुत सारी गजलें जो हैं वो गालिब की जमीन में कही हैं,
इवन तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, इतनी मशहूर उनकी गालिब की है, इसी की तर्ज के ऊपर इसी जमीन में दाग दहलवी ने कही है। तो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, अच्छा मौसम, अच्छा सीन, अच्छा मंजर। जैसे मुझे एक जो फोटोग्राफी का शौक है, तो मुझे जो सूरज का उभरना और डूबना है मुझे बहुत बड़ा फैसिनेट करता है। वही सूरज है, जरा सी रोशनी चेंज हुई, जरा सा बैक व्यू जो है वो चेंज हुआ, तो एक कमाल की चीज बन जाती है। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, जवाबदही होती है। यस। अच्छा सर, मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे, और मैं ये पूछूंगी कि आप किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं? मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं उसकी बुनियाद जो है वो 1906 में रखी गई थी, लेकिन उनके जो लीडर जिनको मैं फॉलो करता हूं उनका नाम हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह है। तो हालात आजकल के बिल्कुल अच्छे नहीं है, आज अच्छे नहीं है, बहुत से बरसों से अच्छे नहीं है, ये हमें हकीकत माननी पड़ेगी। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि जो आपको उम्मीद होती है वो अल्लाह ताला से होती है। आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आपको होप, जो उम्मीद है वो रहनी चाहिए। तो मैं अपना जो ओपिनियन होता है, देखिए कायद आज़म गुजर गए, लेकिन वो हमें एक विजन दे गए। उसके बाद आने वाले बहुत से लीडरों ने अपना विजन दिया, किसी ने रियासत मदीना का दिया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान दिया, किसी ने कुछ और विजन दिया। मैं कहता हूं एक दफा कायद आज़म के विजन को भी अपना के देख लें। कायद आज़म का विजन बड़ा क्लियर था, ऐसा पाकिस्तान, वो जगह, वो ममलिकत जहां पे मुसलमान आजादी के साथ अपने मजहबी अकायद और अपने रस्म और रिवाज के साथ जिंदगी गुजार सकें। क्योंकि 1000 साल हमने हिंदू के साथ इकट्ठा रह के देख लिया कि हमने हिंदू को पूरी आजादी दी थी, कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब इनकी बारी आई, ये पावर में आए अंग्रेजों के नीचे, तो जो लग रहा था और जो साबित भी हो, जो आज साबित हो रहा है, आज मोदी के कंट्री में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई आजादी है मुसलमानों को? मणिपुर में आजकल क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। तो वो ममलिकत जहां पे न सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी जो पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, वो किसी भी मजहब से, किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, वो पाकिस्तानी है, वो भी अपने अकायद के हिसाब से आजादाना जिंदगी गुजार सके। और क्या खूबसूरत पाकिस्तान था 25-30 बरस पहले तक, कि हमारी एयरफोर्स में, फोर्सेस में दूसरे मजाहिब के क्रिश्चियन ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी। मैं कहता हूं शहादत पाई उन्होंने। तो हमें कायद आज़म के विजन को देखना चाहिए। और कायद आज़म ने कहा था कि आजादी तो होगी ये वाली, लेकिन उसके साथ इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, यानी ममलकत के काम जहां पे होंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगी। ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई सिख, ना ईसाई, मेरिट, क्योंकि पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। तो एक दफा मैं कहता हूं कि इस विजन को अपना के कोई देख ले। तो मैं यूथ से कहूंगा कि आपको लीडर शनास होना चाहिए, ताकि आप अच्छे लीडर शनास होंगे तो आप कल को खुद भी अच्छे लीडर बनेंगे। तो आप ब्लाइंड फॉलोइंग मत करें फॉर गॉड से। लेकिन जैसे मैंने कहा कायद आज़म चले गए, अब आपने देखना है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है जो सामने आ रहे हैं, गुड और बैड। अब आपने इनमें से देखना है कि अब उसको आप कहते हैं जी लेसर इवल को देखते हैं। हाँ भाई, जब 5 बददयानत दुकानदार हो तो आप उससे चीज लोगे जो कम बददयानत है, ऐसे ही करेंगे ना। तो भाई मुल्क के मामलात में भी ये कर लीजिए, तो क्या होगा, उससे बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें। ब्लाइंड फॉलोइंग सिर्फ अल्लाह के लिए, ईमान बिल गैब सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, किसी इंसान के ऊपर नहीं होता। आप परखें, आपका फैसला गलत हो सकता है, आप अगले इलेक्शन में उसको चेंज कर दें, लेकिन आप एहतराम कीजिए। कायद आज़म के मुताबिक हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा, इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन इदारे को, आपको कोई शख्स नापसंद है, आप उस इदारे को गालियां न दें। देखिए हर घर में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप चाहेंगे कि आपके 5 किसी के 6-7 बहन भाई, उनमें से एक खराब है तो पूरा मोहल्ला, पूरे घर को गालियां दे? तो आप एक इदारे के लिए कैसे कर सकते हैं? तो ये मेरी आप लोगों से, यंगस्टर से, आपसे ये गुजारिश है कि आप कायद आज़म के विजन को प्लीज पढ़ लीजिए। तो जो निस्बतन उसके करीब लगता है उसके लिए वोट कीजिए। आप एक दफा गलती करेंगे, अगली दफा नहीं करेंगे। अपने ओपिनियन को, सरकारी इमलाक को, उनको जलाने की बजाय अपने ओपिनियन को आप जिस दिन इलेक्शन हो आप बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दें। दैट्स माई पॉइंट एंड दैट्स माई मैसेज फॉर द यूथ।
تھینک یو سو مچ. آپ نے دیکھا کہ AVN ساجد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایئر فورس کی زندگی کے بارے میں اور واقعات کے بارے میں آپ کو بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظمیں اور غزلیں آپ تک پہنچائی ہیں, اور ایک نظریہ جو وہ رکھتے ہیں انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.